आदाब नाजरीन। आदाब नाजरीन। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा और मैं आदित्य कुमार आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। किसी भी दर्द से राहत पाने के लिए सिर्फ दवाइयों का इस्तेमाल करना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जिसमें से कि एक थेरेपी है फिज़ियोथेरेपी, जिसमें हम इलाज जो है एक्सरसाइज, पेन रिलीफ मूवमेंट, हीटिंग इक्विपमेंट के ज़रिए करते हैं। तो इस थेरेपी का मकसद किसी भी बीमारी को की वजह को जानकर उस मरीज़ की जिस्म से जड़ से ख़त्म करना होता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है या ये माना जाता है कि फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी में ही ज़्यादा कारगर साबित होती है, पर ये सच नहीं है। आज इस थेरेपी का जो फ़ायदा है लाखों लोग उठा रहे हैं। अगर आपको ऑर्थो यानी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, दर्द या जकड़न, या फिर न्यूरोलॉजिकल, हार्ट, चेस्ट या जिस्म में कहीं पर भी कोई भी दर्द या जकड़न महसूस हो, तो फिज़ियोथेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो नाजरीन, अगर आप भी आज फिज़ियोथेरेपी पर अपने कोई सवालात हमारे माहिरीन से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, आजकल की मसरूफ तरीन जिंदगी में और मनफी तर्ज जिंदगी के बायस बेशुमार अफराद गर्दन, कमर, जोड़ों के दर्द और रगपट्टों में खिंचाव में मुब्तला हो रहे हैं। इस सब की एक हद तक वजह ज्यादातर बैठे रहना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और मोबाइल और लैपटॉप जैसी नई टेक्नोलॉजी भी है। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द ख़वातीन में ज्यादा पाया जाता है। उमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के जरिए किया जाता है, जिसकी अपनी अहमियत है और इससे तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन इस सूरत हाल में देरपा या मुस्तकिल आराम के लिए फिजियोथेरेपी काफी मुफीद साबित होती है। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक अहम शोबा है, जिसमें मसाज, वर्जिश, गरमाइश और दीगर जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों की तकलीफ, सोजिश, चोट और ऑपरेशन के बाद आज़ा की बहाली के लिए मकबूल है, जबकि न्यूरो सर्जरी, फेफड़ों, दिल की सर्जरी और कई आसाबी और दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए भी फिजियोथेरेपी की जाती है। इस तरीक़े इलाज में अद्वियात का इस्तेमाल कम अज कम किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक 95% इलाज अद्वियात के बगैर होता है। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी में सर्जरी, टीके और अद्वियात के बगैर मुख्तलिफ तरीकों से इलाज की कोशिश की जाती है, जिसमें वर्जिश, थेरेपी और दीगर तरीके शामिल हैं, जो मर्ज की नौइयत के मुताबिक इख्तियार किए जाते हैं। इसमें पट्ठों में खिंचाव, कमजोरी और दर्द, बच्चों, खवातीन के मसाइल और बुढ़ापे में लाहिक होने वाली बीमारियों का इलाज किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत हो सकती है और अच्छी सेहत के लिए वर्जिश का प्लान दिया जाता है। नाजरीन, हमारा माहौल हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल भी हमारी गर्दन के पट्ठों और नर्वस सिस्टम की खराबी का बायस बन रहा है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी भी हड्डियों के अमराज की वजह है। आज से 20 साल कबल फालिज ज़दा मरीज बिस्तर से उठ नहीं सकता था, मगर फिजियोथेरेपी की बदौलत आज बेशुमार मरीज चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। पैदाइशी माजूर बच्चे भी फिजियोथेरेपी की मदद से चलने लगते हैं। ये तरीका इलाज बेहतरीन है और ये एक बड़ी तादाद के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ जिस्मानी तकनीक के जरिए दर्द में कमी लाकर आज़ा की हरकत को आसान बनाया जाता है। फिजियोथेरेपी में जिस्मानी वर्जिश के अलावा मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनसे दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है। गठिया के मरीजों के लिए भी फिजियोथेरेपी फायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा खिलाड़ियों को मुख्तलिफ किस्म की चोटों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हर टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी होता है, जो खिलाड़ियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने समेत उन्हें फिट रखने में मदद फराहम करता है। आज फिजियोथेरेपी एक मुकम्मल और मजबूत शोबे के तौर पर वुसअत पा चुकी है और बेशुमार लोगों की जिंदगियों को आसान बना रही है। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी पर। फिजियोथेरेपी क्या है, ये कब करवानी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है, इन सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक स्पेशल पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं।
हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल खरे, कंसल्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एएस मूर्ति, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा सेंटर, एम्स दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है सर। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, एम्स दिल्ली से। और हमारे साथ आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद रामन शर्मा पीवी, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली से। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या एक्चुअली में और रोल क्या है इसका। तो आप सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक एक करके ये पूछना चाहूँगी कि आपके डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी का स्पेशली क्या रोल है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आप से जानना चाहेंगे ऑर्थोपेडिक्स में फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल है। हाँ जी, देखिए ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स का काम होता है मूवमेंट, राइट। और फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक्स तो बिल्कुल मिले हुए हैं। हम ऑर्थोपेडिक्स वाले फिजियोथेरेपी के बगैर जी नहीं सकते। एंड हमारे हर पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर बीमारियों के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें एक्सरसाइजेज भी होती हैं। मान लीजिए जैसे किसी को फ्रैक्चर भी हो जाए, अगर किसी को यहाँ का फ्रैक्चर हो जाए, हमने प्लास्टर ही लगाया है जी, तो भी उसके ऊपर और नीचे के जो जोड़ हैं वो 1.5-2 महीने में स्टिफ हो जाते हैं। हड्डी जुड़ जाएगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस करने के लिए फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। एल्डरली लोगों को भी जिनको जॉइंट्स में पेन होता है, या यंग लोगों में जो बैठकर काम करते हैं, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, तो उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मूर्ति, आप तो एक खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी को समझे कैसे। बहुत अच्छा आपने पूछा। फिजियोथेरेपी रियली इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि अब आप फिजियोथेरेपी एक वर्ड के अंदर आप देखेंगे हर कैटेगरी, आई मीन टू से, जैसे बच्चे से लेके बूढ़े तक हम इलाज करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी ऐसे चीज़ है हम खुद डायग्नोस करके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं। अब जैसे बात करें बच्चे के, जैसे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे फिजियोथेरेपी जुड़े हुए हैं। जीरियाट्रिक, जैसे उम्र 60 साल के ऊपर जो लोग, जो बीमारियाँ, गठिया है, कमर दर्द है, या कोई रिप्लेसमेंट वगैरह जो करते हैं, वहाँ पे भी जो है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। कार्डियोथोरेसिक की बात करें, ओपन हार्ट सर्जरी, तो इवन लंग डिजीज़ है, उसमें भी फिजियोथेरेपी के वाइट, इवन लास्ट जो कोविड टाइम पे आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी का जो वाइटल रोल सभी जाने। एंड इवन कैंसर पेशेंट है, इवन कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम जितने, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर होती है, उसमें रिमूव ब्रेस्ट करने के बाद एसोसिएटेड शोल्डर स्टिफ हो जाती है, नेक स्टिफ हो जाती है, तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी के रोल है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इवन आप जैसे एमएनसी कंपनीज में प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है, तो उसमें भी मोबाइल यूज़र है, जैसे आज लास्ट 2 ईयर्स में लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते थे, उन लोग भी आप देखेंगे नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी रोल। सो आई मीन टू से हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में आपका फिजियोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड द गुड एंड हेल्दी लाइफ। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हमको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। अगर इसको मैं सर आप पे एक मिनट आती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, आवाज़ आ रही? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम शमीम है जी, मुझे ना माइग्रेन है, और उसके अलावा मुझे ना पूरे जिस्म में सर से लेके पैर तक मुझे दर्द, मेरा वेट भी कम हो गया। अभी पूरा रिपोर्ट हम लोग चेकअप कराए, उसमें सब नॉर्मल आ रहा है। वेट मेरा 40 किलो ही है और मेरी एज है 45, और बहुत मुझे तकलीफ रहती है, सारा दिन मैं तकलीफ में ही रहती हूँ। अब भी फिलहाल 2 दिन पहले भी पूरा माइग्रेन का से लेके पूरा A to Z, थायराइड, टीबी, हर चीज़ का चेकअप कराए। डॉक्टर तो कोई बीमारी नहीं है तुमको, और अभी एमसी मेरा भी एक चैप्टर भी बंद हुआ, लेकिन दर्द मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। वजन पड़ता है, मुझे भूख लगती है, और गर्दन में तकलीफ रहती है, हाथों में, पैरों में, झुकने में, उठने बैठने में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर भी बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा क्या वजह से। मैं एक्सरसाइज भी की, जो भी आप लोग बताते हैं सब देख के करते भी रहती हूँ, तो मेरा माइग्रेन कम हो रहा है। और जब गोली खा लेती हूँ तो मुझे खून गिरने को लग जाता है,
कुछ Okay. समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ओके, आप कहाँ से बोल रही हैं? बॉम्बे से बोल रही हूँ। अच्छा, बॉम्बे से बोल रही हैं। ओके, सो डॉक्टर शंकर या डॉक्टर मूर्ति, एक्चुअली क्या है, आप जो माइग्रेन का नाम ले रहे हैं ना, वो खुद आप ले रहे हैं या किसी डॉक्टर ने आपको ये टर्म्स दिए हैं। एक्चुअली इसको ना जनरली जिस हिसाब से आपने टेस्ट भी कराए और भी दवा खाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सर्वाइकोजेनिक पेन बोलते हैं इसको, जो सर्वाइकल के साथ साथ ऑक्सीपिटल एरिया जो सर के पीछे है ना, ये सारा, क्योंकि ये लिगामेंट एंड मसल सबसे कनेक्टेड है। जब आपका इसी तरह जो पेन होगा, प्रॉपर आप स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा। जो इसके फिजियोथेरेपी की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी डिविजन्स होती हैं, जैसे ऑर्थो के लिए अलग मास्टर डिग्रीज होती है, न्यूरो के लिए अलग मास्टर डिग्रीज होती है। तो वहाँ पे आप जो मस्कुलोस्केलेटल के एक्सपर्ट होंगे आपके घर के आसपास, तो वहाँ उनसे ज़रूर आप राय लीजिए, तो वहाँ आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा। क्योंकि आपने काफ़ी दवा खा लिया, काफ़ी असेसमेंट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन सब कर लिया, फाइनली आपको पेन बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपने वजन कम हुआ करके आपने बोला है, तो इसमें भी आप कोशिश करिएगा ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, क्योंकि आपको हो सकता है कैल्शियम लेवल कम हो, क्योंकि अभी इंडियन पॉपुलेशन में मोर देन 65% आप देखेंगे विटामिन डी डिफिशियंसी रहती है, तो वो भी आप फुलफिल करिए। क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, तो वो हम फिजियोथेरेपी में भी ठीक नहीं कर सकते हैं। सो आप कंसल्ट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी कंसल्ट करिएगा, साथ में जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी जो मस्कुलोस्केलेटल पे भी आप कंसल्ट करिएगा, आपका दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। जी, थैंक यू। सो डॉक्टर शंकर, सेम सवाल आपसे भी कि आप इनको, बिकॉज जैसे कि डॉक्टर मूर्ति ने कहा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी कंसल्ट करें, तो एक तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे, और दूसरा आपके नज़रिए में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? ओके, तो जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दूं कि जो सिम्टम बता रहे हैं, ये मल्टीपल पेन है, इनको मल्टीपल जॉइंट्स में और ओवरऑल पेन आ रहा है। ये किसी एक पर्टिकुलर मस्कुलर ग्रुप का नहीं है, इसका मतलब है कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में कोई एक ऐसा इशू है जिसके कारण ये दर्द और परेशानी हो रही है, और ये ठीक से डायग्नोस नहीं हुआ है, इसकी ठीक से तफरीफ नहीं हुई है। तो इसको देखने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए इनका। वज़न कम क्यों हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वज़न कम हो रहा है, इसका कोई हमें पता चलना चाहिए कि वज़न क्यों कम हो रहा है। दूसरा, ये जो दवाइयाँ ले रही हैं या फिजियोथेरेपी कर रही हैं, वो एक्सपर्ट से पूछ के कर रही हैं। कई बार होता है कि लोग यूट्यूब देख करके या ऐसे ही कुछ पढ़ करके फिजियोथेरेपी करने लगते हैं, उसका नेगेटिव असर भी पड़ता है। राइट। तो इन्वेस्टिगेट पूरा करें, दवाइयाँ अगर वो एक्सपर्ट के पास जाएं, और डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। विदाउट डायग्नोसिस, पूरी तरह से जानकारी के बिना कि ये बीमारी है क्यों, ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये क्या लाइक लगता है, अंधेरे में तीर मारने जैसा है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर शंकर कि कौन से एक्सपर्ट की जो है इन्हें ज़रूरत है, बिकॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ? तो इनको प्राइमरली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि गर्दन की परेशानी इनकी है ज़्यादा, हेड में भी परेशानी रहता है। ईएनटी सर्जन से भी इनको मिलना चाहिए एक बार जाकर के, क्योंकि हेड में परेशानी और गर्दन की परेशानी के साथ में सर में दर्द होना या अनवेलनेस का फील करना, वो भी ईएनटी सर्जन भी बता सकते हैं इनको। और रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। रूमेटोलॉजी जो गठिया की बीमारी के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कैल्शियम, जैसे डॉक्टर मूर्ति ने बताया, फॉस्फेट, विटामिन डी, सीरम पीटीएच, ये सभी का इन्वेस्टिगेट करके हम देख सकते हैं कि वो कौन सा स्पेसिफिक मिनरल है जिसकी कमी हो रही है, और उसको ट्रीट करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं एक्सपर्ट की सलाह पे इनको चलना चाहिए? एक्सपर्ट की सलाह पे चलना चाहिए, अपने मन से ना करेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जनरली ऑर्थोपेडिक में या जनरली फिजियोथेरेपी का क्या महत्व होता है या होता क्या है फिजियोथेरेपी। अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, तो हड्डियाँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हड्डियाँ जो होती है वो एक ढांचा तैयार करके देता है, पर उसको चलाने के लिए हमें मांसपेशियों की ज़रूरत होती है, टेंडन की ज़रूरत होती है जो उसको चलाती हैं। फिजियोथेरेपी उन टेंडन्स, उन मांसपेशियों को ट्रेन करने का काम करता है, टोन करने का काम करता है, और फिर स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन ऑर्थोपेडिक ये 3 काम जो किसी भी फंक्शन के लिए, जो सिर्फ ढांचा तैयार हो जाए और वो फंक्शन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग उसकी, उसका टोनिंग, एंड देन उसका स्ट्रेंथनिंग। तो फिजियोथेरेपी उस पार्ट को बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर शंकर।
डॉक्टर शर्मा, आप पंचकर्म डिपार्टमेंट से हैं, आयुर्वेदा से हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल होता है? आयुर्वेदा हमारा एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है, भारतीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण योगदान सभी डिसीज़ में भी होता है। सो आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ अगर फिजियोथेरापी इनकॉर्पोरेट किया तो कुछ लाभ मिलता है या नहीं है, ये एक सभी कॉमन पीपल को एक ये डाउट रहता ही है। पर हम आयुर्वेद में जब चिकित्सा करते हैं, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल डिसीज है, कुछ स्ट्रोक मैनेजमेंट है, तो रिहैबिलिटेटिव कंडीशंस है, इसी सभी में आयुर्वेद का पंचकर्म चिकित्सा के साथ साथ ही हम फिजियोथेरापी का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि तो चिकित्सा का वो रिकवरी का स्पीड बढ़ जाता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहुल, आपने बताया कि ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपी आप इकट्ठे साथ साथ चलते हैं, तो क्या मतलब हर एक जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं जो सर्जरी के लिए या कोई भी पेन के लिए, तो आप सभी को फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड करते हैं या कोई स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं? देखिए, जो भी पेशेंट्स आते हैं पहले तो उनको उनकी कंप्लेंट सुनकर उनको एसेस करके हम लोग देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, एंड डायग्नोसिस के हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादातर जो कॉमन कंडीशंस हैं, अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो लोगों को बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, ये सब होता है। तो इसमें हम लोग कुछ दिन तो मसल रिलैक्सेंस वगैरह कुछ मेडिसिन्स दे देते हैं, लेकिन उसके बाद साथ साथ उनको एक्सरसाइजेज भी एडवाइस करते हैं। एंड फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइजेज ही नहीं होती हैं, और भी मोडालिटीज़ होती हैं, जिससे कि वो मतलब मैकेनिकल मोडालिटीज़ होती हैं, थर्मल होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, लाइट से होती है, ट्रैक्शन से होती है, अल्ट्रासाउंड से होती है। तो इन सब चीज़ों से वो लोग पेन रिलीफ भी मिलता है पेशेंट्स को। ताकि पेन रिलीफ अगर इन सब चीज़ों से मिल जाए तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं एक्सरसाइजेस से तो भी पेन रिलीफ हो जाता है। एंड ये तो एक पार्ट है, एंड बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रैक्चर्स हैं हमने, या कोई स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, हमने कोई ऑपरेशन जो भी हम करते हैं, तो हम लोग सर्जन्स तो 1 घंटे में ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सपोज़ हमने नी में कोई नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया, अब उसके बाद उसका जो आगे का टाइम है जिसमें कि उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। जो स्पेशली जो इस में ट्रेंड हैं वो लोग एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइजेज धीरे धीरे कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, जो कि आगे और बदलती रहती हैं समय के साथ, कि हमने जो उस टेंडन को लिगामेंट बनाया है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो और अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस, एंड जो भी हमें लगता है कि किसी का कोई मसल ग्रुप वीक है तो उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है एक्सरसाइजेज से, या हमें लगता है कि मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। कई लोग पेशेंट सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें रेगुलर एक्सरसाइज करने से ही पेन ठीक हो जाता है और दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ना ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो जनरली हम पेन को जो ट्रीट कर रहे हैं, जनरली एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, डोंट ट्रीट पेन, ट्रीट कॉज ऑफ पेन। मतलब आप दर्द को इलाज करेंगे तो कारण बिल्कुल छूट जाएगा। आप कारण को फाइंड आउट करें, क्योंकि फॉर एग्जांपल बैक पेन है, बैक पेन का कई रीजन होती है। एक तो मसल टाइट होने से भी पेन होता है, लिगामेंट लैक्सिटी होने से भी, क्योंकि बैक पेन आपका स्पाइनल कार्ड के ऊपर ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती है वो इतना छोटी छोटी हड्डी हैं, वो आपस में लिगामेंट से जुड़ी हुई है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, हाइपर मोबिलिटी हो जाता है। तो इसको तरव एवेल्युएशन करके, फिजिकल तरव एवेल्युएशन करके, क्योंकि यस वी यूज टू डू इन्वेस्टिगेशन, लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेज, एमआरआई, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एवेल्युएशन में वी कैन फाइंड आउट, जैसे कोरिलेट करना चाहिए आपको एमआरआई के साथ, क्या वाकई इनको सेंसरी इश्यूज आ रही है, वाकई वहाँ पे इनके जो है मस्कुलर प्रॉब्लम आ रही है, मसल वीकनेस आएगी, क्योंकि जहाँ जरूरत होगा सर्जरी करना ही करना। जहाँ पे मैकेनिकल पेन है, जब वहाँ मैकेनिकल पेन को आप एवेलुएट करके प्रॉपर फिजियोथेरेपी करेंगे तो डेफिनेटली रूट काज से बिल्कुल मिट बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं कि हमें कॉज पहले जानना चाहिए और ऑटोमेटिकली पेन उसका ट्रीट हो जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए। मैं अहमदाबाद से हुस्ना बानो बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
अहमदाबाद से उस्मानाबाद। अहमदाबाद से। हाँ जी अपना सवाल पूछिए। और आपसे जी अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ जी। मेरे है ना कमर में दर्द। कमर में दर्द रहता है आपके? हाँ क्या उम्र है आपकी? मेरे कमर से लेके पूरे खभे तक के दर्द ऐसा आता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओके। हाँ तो बहुत तकलीफ होती है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 30। 30 साल? हाँ 30 साल। अच्छा, तो वर्किंग है या घर में ही? सब रिपोर्टें भी कराई तो उसमें बोला नर्व दबती है। अच्छा, नर्व कम। दबती। हाँ थोड़ी नर्व दबती, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। हाँ डॉक्टर शंकर, ये जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही हम देखते हैं आम होती जा रही है और सीधा सर्जिकल की तरफ कहा जाता है कि ऑपरेशन ही करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आप कैसे सजेस्ट करेंगे इन्हें? तो बैक पेन और कमर का दर्द जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसा अभी डॉक्टर मूर्ति ने बताया था कि मांसपेशियों का कमज़ोर होना, खिंचाव आने के कारण मांसपेशियों और टाइट हो जाना, डिस्क की परेशानी हो जाना। अब जैसे इन्होंने कहा है कि नीचे तक पेन जा रही है, तो क्या इसको वो कई कारणों से हो सकता है। ये जैसे बताया कि नसें दब रही हैं, किस कारण से नसें दब रही है? डिस्क की परेशानी है, उसके कारण से नसें दब रही हैं, या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जो रीढ़ की हड्डी वो तो एक दूसरे पर खिसक गई है, उसके कारण नसें दब रही हैं। फेसेटल आर्थोपैथी हो गया है, जो जोड़ होता है, जो रीढ़ की हड्डी की जो जोड़ होती है उसमें वो बड़ा हो गया है किसी कारण से, उसके कारण नसें दब रही हैं। कोई चोट लग गया है, वहाँ पर कुछ हड्डियों में परेशानी हो गई, उसके कारण नसें दब रही हैं। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, जैसे कोई ट्यूमर हो जाए या कुछ और हो जाए, तो किस कारण से नस दब रही है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट जैसा इन्होंने बताया कि इनको सर्जरी के लिए बताया है, तो अमूमन ये देखा गया है कि जो बैक पेन होता है, जो कमर का दर्द होता है, पैरों में खिंचाव होता है, इनिशियली उसको 1 से 2 महीने तक अगर हम अच्छे से उसको डायग्नोस करके और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से फिजियोथेरेपी से करें तो 100 में से 95 पेशेंट्स उस फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। जो बड़ा आंकड़ा है। ओनली 5 पेशेंट्स विच मे रिक्वायर सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन अ लॉन्ग रन। हाँ, ये ज़रूरी है जानना इस समय में कि जो नसों में खिंचाव आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, क्योंकि कई बार ये एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाता है जिसको हम कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम बोलते हैं। नसें इतनी दब गई हैं कि उससे पेशाब करने की शक्ति में कमजोरी आ रही है, मांसपेशियों में इतनी कमजोरी आ रही है कि वो पैरों की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या पैरों की शक्ति वो कमज़ोर हो रही है, या जो हम पॉटी करते हैं वहाँ के एरिया में सेंसरी लॉस हो रहा है, तो वो एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिनको जानना, समझना और डॉक्टर के पास जाके इसको इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। पर अमूमन ये देखा गया है कि जो मांसपेशियों की जो बैक पेन है उसमें फिजियोथेरेपी प्लेज अ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे 95% पेशेंट उससे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर आनंद रामन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पंचकर्मा कि आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, पंचकर्मा फिजियोथेरेपी में कोई आप समानता, सिमिलैरिटी देखते हैं? एक्चुअली पंचकर्मा बोले तो बायोप्यूरिफिकेटरी थेरापीज होता है। शरीर का जो टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होता है हमारा आहार के हिसाब से, नहीं तो हमारा लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो टॉक्सिक मटेरियल्स बॉडी में होता है उसको बाहर निकालना पंचकर्मा से मेनली माना जाता है। उसी के साथ साथ हम सब प्रोसीजर्स भी होता है पंचकर्मा के साथ, तो हम उसको बहिर्मार्जन चिकित्सा बोलते हैं, बाहर के शरीर के बाहर से करने वाला चिकित्सा। आप सुना होगा शिरोधारा, वन ऑफ द बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है शिरोधारा। सिर पे तेल को डालना, वो रिलैक्सिंग करता है, नर्व स्ट्रेंथन करता है, बहुत सारे लाभ उससे मिलता है। तेल का भी शायद इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत सारे तेल का वेराइटीज़ भी है, अराउंड 150 वेराइटीज़ ऑफ तेल का कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। तो इसी के साथ शिरोधारा होता है, डिफरेंट टाइप का पोटली, हीट मोडालिटीज़ होता है, मसाज, आयुर्वेदिक का मसाज होता है, अभ्यंग बोलते हैं हम उसको, एंड कटी बस्ती, ऑयल रिटेन करना, जानु बस्ती, नी जॉइंट पे ऑयल रिटेन करना, ऐसा बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज इसके साथ साथ होता है। सो इसी पे ये मसाज नहीं तो हीट मोडालिटीज़
जो हम पोटली से करते हैं, नहीं तो धारा से करते हैं, ये सभी फिजियोथेरेपी का कुछ कुछ सिमिलैरिटी उस पर भी हमें मिलता है। फिजियोथेरेपी में जो मोटर पॉइंट्स यूज़ करते हैं, सो स्टिमुलेशन के लिए, नहीं तो कुछ एक्टिवेशन के लिए सभी, ऐसा ही आयुर्वेद में भी मर्मा पॉइंट्स है। सो ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। ओके डॉक्टर राहुल, आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेके, तो उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि फिजियोथेरेपी ही काम करती है, तो ऐसा क्यों कि उसमें फिजियोथेरेपी से ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हाँ, फिजियोथेरेपी आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी टीम्स हैं, नेशनल टीम्स हैं इंडिया की या डिफरेंट कंट्रीज़ की, हर टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक फिजियो हमेशा रहते ही रहता है। उनका काम सिर्फ उस समय जब चोट लगी किसी प्लेयर को तो जाकर स्प्रे लगाना या उठा के वापस लाना उतना ही नहीं रहता है। उससे पहले भी जब टीम की प्रिपरेशन हो रही होती है तो फिजियोज अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं कि वो फुटबॉलर है तो उसके थाई के मसल्स, लेग के मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बॉक्सर हैं तो अपर लिम्स के, शोल्डर्स के मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चेस्ट के होने चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है उसमें फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उनको पहले से ही उनकी वैसी ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट शुरू से ही इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स के साथ और टीम को, प्लेयर्स को वैसे ही वो ट्रेन करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएं, अपना स्पोर्ट अच्छे से खेल सकें और उनको इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि कुछ कुछ स्पोर्ट्स में कुछ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और जब चोट हो जाती है, लग जाती है, तो उसके बाद फिर वो प्राइमरीली ट्रीटमेंट तो वहाँ करते हैं एंड फिर वो अगर उनको कोई ज़्यादा सीवियर चोट है तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं। हम लोग उसको इवैल्यूएट करके अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करते हैं एंड अगेन देयर कम्स अ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने कोई लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, नया लिगामेंट बना दिया, तो उसके बाद भी देयर इज़ अ लॉन्ग रिहैब प्रोग्राम जो कि क्योंकि जब भी कोई चोट लगती है या सर्जरी होती है तो आपकी नॉर्मल मसल्स भी थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती हैं, थोड़ी वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत समय तक उनका यूज़ नहीं हो पाया होता है, तो वेस्टिंग हो जाती है मसल्स की। तो वो बाद में फिर उन मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जॉइंट के मूवमेंट्स वापस लाते हैं एंड वापस बैक टू स्पोर्ट्स, बैक टू द कोर्ट, बैक टू द प्लेग्राउंड। ये पूरा फिजियोथेरेपी का ही इसमें रोल होता है। डॉक्टर मूर्ति, आप एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपसे एक सवाल बनता है कि जब हम फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम फिजियोथेरेपी करने जाएं? एक तो फिजियोथेरेपी आप जब आप चाहे वो हॉस्पिटल जाइए, चाहे वो क्लिनिक जाइएगा, एक तो पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट है वाकई क्वालिफाइड है, क्योंकि कुछ लोग आजकल आप जानते हैं बिना पढ़ाई करके एक्सपीरियंस से क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि लोग पब्लिक्स में यही सोचे हैं फिजियोथेरेपी मतलब मशीन ऑन करो, मशीन लगाओ, आ जाओ। वो नहीं, क्योंकि एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है वो चलते वक्त देख लेगा इनका क्या कमी है। क्योंकि जब बात कर रहे हैं जो बैक पेन या कुछ भी हो तो लोगों का और भी दिक्कत हो सकता है, किसी के फ्लैट फुट हो, किसी के नी में कुछ डिफॉर्मिटी हो, उससे भी रिलेटेड ऊपर आएगा। तो इसलिए वह हम ये सारी पॉइंट्स हम बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, आपको थorough फिजिकल एवेल्युएशन, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट का दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक एनाटॉमी स्ट्रांग होगी, दूसरा एक बायोमैकेनिक्स स्ट्रांग होगी। ये दो स्ट्रांग होगा वो थेरेपिस्ट बिल्कुल पेन को तो यूं कर देगा। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि एक मतलब स्पेशलाइज्ड होने चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट जो होने चाहिए, तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपके पास आए या फिर कोई भी मतलब आपके पास आ सकता है? अभी एक्चुअली इसके ऊपर बहुत चर्चा है। इवन अभी गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमीशन बिल बनाए हैं जी अलाइड हेल्थ का 2021 का, उसमें वेरी वेरी क्लियरली बता दिए फिजियोथेरेपी कैन डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इफ यू हैव अ क्वालिफाइड, ठीक है। एंड अगर पेशेंट को लग रहा है हम कंसल्ट करना चाहें तो वो जाकर कंसल्ट करें, डजंट मैटर। अगर डायरेक्ट आएंगे वी कैन असेस द पेशेंट, बिकॉज द फिजियोथेरेपी के जो मेन वी डायग्नोज द पेशेंट, वी असेस द पेशेंट, वी मैनेजमेंट द पेशेंट एंड ट्रीटमेंट एंड लाइफ से सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इधर आर
मतलब दोनों रेफरेंस भी आएगा, वी Reference- कैन ट्रीट। अगर डायरेक्ट आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव क्वालिफाइड एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ रिकमेंडेड दैट यू कैन डू द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे लगता है कि हीटिंग इक्विपमेंट ही होता है, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया कि गए वहाँ पे हीटिंग वो लगा दी, आराम किया, इसके अलावा तो इसके अलावा अगर हम ब्रॉडली देखें तो और क्या क्या टेक्निक्स इसमें आती हैं? इसमें फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, कई ऐसे टेक्निक्स हैं। न्यूरो में अगर जाएंगे, पीएनएफ टेक्निक्स बोलते हैं, एनडीटी टेक्निक्स बोलते हैं, नर्व स्ट्रेच बोलते हैं। तो ऐसा ऑर्थोपेडिक में जाएंगे, मुलिगन्स टेक्निक, मैनिपुलेशन, बहुत चीज़ होती है। जैसे आप लोग जनरली क्या, दर्द हुआ हार्ट पैक लगा दो, जनरली ये कहते हैं। इवन चोट भी लग जाता है ना, जैसे चलते चलते गिर गए तब भी वो हॉट पैक लगा, वहाँ गलत है। जो अक्यूट फेस में जो चोट लग जाती है 72 घंटे के अंदर आप बर्फ लगाइए। बर्फ, क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट होता है, जब भी आप चोट लग जाते हैं, इवन द स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, राइस बोलते हैं, RICE। आर मीन्स रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। एक बड़ा एक क्लियर कट है, हाँ, ऊपर रखना। तो जब ये चोट लग जाता है अक्यूट फेस में, आप बर्फ लगाइए, फिर उस जगह को कंप्रेस करके होल्ड करिए, रेस्ट करिए। एंड इसके अंदर जैसे मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो हम फिजिकल एवेल्युएशन करेंगे ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स टाइट होगी। इवन फर्स्ट जो कॉलर ने फोन किया था, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा था सर पे, क्योंकि क्या है, जो ऑक्सीपिटल रीजन है ये पीछे है, यहाँ पे कुछ ऐसे 4 मसल्स वो टाइट होने से भी ना, क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारा जो लाइफस्टाइल है, मोबाइल यूजिंग है, डेस्क जॉब है, तो इतना टाइट हो जाती है सब ऑक्सीपिटल मसल्स, ये इतना सर में इतना पेन होती है, लोग घबरा जाते हैं, हमारे सर पे कुछ है तो न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। तो डेफिनेटली पेशेंट तो अनएजुकेटेड है रिगार्डिंग द मेडिसिनल साइड। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर आप फाइंड आउट करिए, ट्राई टू डू द स्ट्रेचिंग मसल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ डूइंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यहाँ स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा रोल करता है। अभी एक्सरसाइजेज की बात हम आपसे करेंगे और ये जानेंगे कि डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। उससे पहले डॉक्टर शंकर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी पेशेंट को भेजते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो मेडिसिन तो चल ही रही होती हैं, तो क्या मेडिसिन कुछ लोग स्टॉप कर देते हैं कि हाँ अब हमें फिजियोथेरेपी से तो फ़र्क पड़ ही रहा है, तो अब हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो आप कितना सही समझते हैं कि क्या दोनों को इकट्ठा यूज़ करना चाहिए या मेडिसिन एक टाइम पे रोक देनी चाहिए या बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए? तो पहला तो मैं एक जो इसके पहले क्वेश्चन था उसका आंसर करूँ। कोई भी ट्रीटमेंट लें या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे या अपने मन से करेंगे, किसी चीज़ को ओवरडू ना करें, आपको बताया गया दिन में 3 बार करना है फिजियोथेरेपी, दिन में 3 बार ये एक्सरसाइज करना है या 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। कुछ लोग या तो करते हैं 2 बार, बोलते हैं आराम नहीं आया, कुछ लोग बोलते हैं ना 20 बार किया फिर भी आराम नहीं आया। दोनों गलत है, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपके मसल ग्रुप को समझ के आपके हिसाब से जो आपके लिए ज़रूरी है धीरे धीरे किसी चीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप कोई कोशिश करें कि मैं एक दिन में 200 kg उठा लूँगा, वो नहीं कर सकता। आपको उठाना है, आप धीरे धीरे 100 से स्टार्ट कीजिए, 120 पर जाइए, 140 पर जाइए, फिर आप उस पर पहुँचिएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी बात को माने। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अच्छा, दूसरा अभी जो आपने मेडिसिन का क्वेश्चन पूछा कि क्या मेडिसिन ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में, फिजियोथेरेपी के साथ में, या फिर आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करें, मेडिसिन लें, या फिजियोथेरेपी में आराम आ रहा तो मेडिसिन को रोक दें। डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो आपको सलाह दे रहा है, उनका जो एंड गोल है, जो रिजल्ट आना है, वो एक ही है, आपका बेटर होना। डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है इस सोच के कि इससे आपको जो फिजियोथेरेपी में जो रोल होगा, जो हेल्प मिलेगा वो करेगा। जो डायग्नोसिस है उसकी बीमारी को हम ठीक कर रहे हैं। मसल पुल हो गया है, मसल में खिंचाव आ गया है, हम मसल को रिलैक्स नहीं करेंगे और फिजियोथेरेपी करेंगे तो वो और स्टिफ हो जाएगा। तो वो उस समय फिजियोथेरेपी के पहले मसल को रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से नी में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी हो रहा है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है, उसमें दोनों का रोल है। एक्सरसाइज का भी रोल है, फिजियोथेरेपी पर्टिकुलर क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल एंड वीएमओ जो मसल जो घुटने को चलाने का काम करती है उसका रोल है, और उसके साथ में दवाइयों का रोल है। वो आपको डिजनरेशन जो हो रहा है उसको स्लो करता है। हम आपकी उम्र को नहीं रोक सकते जी, पर जैसे 200 की स्पीड पर कोई चीज़
खराब हो रही है मैं उसको 20 पे स्पीड पर ला सकता हूँ, ताकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबे समय तक ठीक रहे। जी बिल्कुल, थैंक डॉक्टर यू सो शंकर, मच। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हर सर्जरी के बाद आप फिजियोथेरेपी को पेशेंट को रेफर करते हैं, कोई अगर मेजर सर्जरी हुई है, कब आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को जाना चाहिए टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी? ओके, तो कोई भी जो भी सर्जरी करते हैं, उसमें सर्जरी करते हैं तो हम मांसपेशियों को छेड़ते हैं, उसमें कट लगाते हैं, उसके बाद बोन्स में करते हैं, कट लगाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है उसमें हम सर्जरी करके, कोई भी सर्जरी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एक पेशेंट को इन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट ट्रॉमा पहुंचाते हैं। जब भी कोई चोट लगता है वो भी ट्रॉमा है, उसके कारण आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो दो पार्ट हैं इसके, एक तो कमजोरी आ रही है, मांसपेशियों की जो कमजोरी आ रही है, हमने उसको उसका जो बीमारी पार्ट था उसको ठीक कर दिया, या तो इम्प्लांट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके उसको ठीक कर दिया। जो कमजोरी आ रही है उसका ट्रेनिंग करके उसको स्ट्रेंथिंग करना होता है। जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, उस समय डिफॉर्मिटी होती है, उस री रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद मांसपेशियों में कमजोरी तो आई होती है, लेकिन जब हम उसको सीधा कर देते हैं, कोई चीज़ टेढ़ा था उसको सीधा कर देते हैं, आपका शरीर काफ़ी दिनों से नहीं जानता था कि वो सीधा कैसे होता है, वो आपका अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। कुछ बीमारी होती है इसमें हम फिजियोथेरेपी को आप रोक देते हैं। बैक सर्जरी किया, कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज किया, पर उसमें बोलते हैं कुछ दिन तक आपको, जब हम फ्यूजन करते हैं स्पाइन में, तो कुछ दिन तक हम बोलते हैं कि उसमें ब्रेस लगा देते हैं ताकि हड्डी अपने पास जुड़ जाए, पूरी तरह से जम जाए, तब उसका फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता इसका कि हर को तुरंत में फिजियोथेरेपी लेना चाहिए। वो डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज, डिपेंडिंग अपॉन जो बीमारी थी उसके हिसाब से कौन सा फिजियोथेरेपी या कौन सा ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए वो डिपेंड करता है। तो लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि फंक्शन वापस लाने के लिए, 100% फंक्शन वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी इज प्लेज अ वाइटल रोल। जी, हाँ, अब हम अपने एक सवाल लेना चाहेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, रुखसाना मुफ्ती अहमदाबाद से। जी, आपका इस्तकबाल है। मेरे को तो छाते में दुखता नहीं है, तो दुखती है तो भी यहाँ दुखता है। जब आप दवाएं सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई तकलीफ कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, जब आप थायराइड में सबका चेकअप कराया, कुछ भी नहीं है तकलीफ। पर आप जब झुकती हैं तो आपको पीठ में दर्द होता है? पीठ में नहीं, छापा नहीं कहते, छापा वो जो फोटो तुम्हारा बताते ना, गोल गोल लाल बताते, वो उधर तरफ दर्द होता। अच्छा, उधर तुम पुतला बताते ना, वहाँ गोल गोल लाल नहीं, ऊपर के बाद में। हेलो जी जी जी, मैं सुन रही हूँ जी, मैं हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल है कि छापे में दर्द होता है जी जी ज्यादा। जी, शुक्रिया। डॉक्टर राहुल, इनका कहना है कि जब ये झुकती हैं तो इनके बॉडी में पेन होता है, पीठ में दर्द होती है। ओके, तो जब भी आदमी झुक रहा है, और इनकी एज कितनी बताई थी इन्होंने? वॉइस हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, खैर एनीवे, आई प्रिज्यूम दैट शी इज़ यंग, और इवन इफ शी इज़ ओल्ड, अगर झुकने से आगे दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली पीछे, जैसे अभी डॉक्टर शंकर ने भी बताया कि बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं आगे झुकने के दर्द से। बैक के सबसे कॉमन कॉज तो होता है लोगों को बैक पेन का, अगर यंग लोग हैं, वर्किंग हैं, तो मसल्स की वीकनेस, पोस्चर, लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना वर्क प्लेस पे, या फिर उनको कोई चोट लग जाए तो उससे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या रोज़ झुक कर काम कर रहे हैं या कोई वज़न उठा लिया तो डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको अगर साथ में फीवर भी आ रहा है, वेट लॉस है, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको कुछ रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको आगे झुकने में दर्द हो रहा है। बेसिकली डॉक्टर को ही हाँ, तो मेरी सजेशन तो यही होगी कि वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और वो अपने आप को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, फिर वो डेफिनेटली उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। हो सकता है एक्सरेज कराएं, कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, एंड MRI भी हो सकता है करा सकें। तो उससे फिर एक बार जो कॉज पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है उनको दर्द,
तो फिर उनका फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसके proper हिसाब से ही evaluation की हो ज़रूरत सकेगा। जाएगा। जी हाँ, बगैर कारण पता चले तो नहीं ट्रीटमेंट हो Right. सकता। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर आयुर्वेदा में फिजियोथेरेपी हम जाने तो पंचकर्मा कह सकते हैं, तो आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे जो पंचकर्मा के लिए आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको वाकई एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है और आप उनको पंचकर्मा का इलाज की जगह आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं, तो ऐसे कौन से केसेस आप हमें कुछ बता सकते हैं? मैं ऐसा बताया था, पंचकर्मा को फिजियोथेरेपी के कहना सही नहीं है एक्चुअली। अच्छा। तो फिजियोथेरेपी का कुछ कुछ पार्ट्स पंचकर्मा में इंक्लूडेड है। ओके। स्पेशली ये एक्सटर्नल थेरेपिस्ट जब आता है उधर फिजियोथेरेपी का कुछ कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होता है। तो हम एक्चुअली अभी जो कॉलर्स आ गया है, बैक पेन का सवाल आ गया, नहीं तो हेडेक का सवाल आ गया, इसी सभी में भी पंचकर्मा नहीं तो आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जी। क्योंकि हम एक्सटर्नल मैनेजमेंट करता है, मस्कुलर पेन्स होता है, उसी कंडीशन पे हम ऑयल मसाज से, नहीं तो पोटली से, नहीं तो कटी बस्ती ऑयल रिटेन करके सभी हम उसको मैनेज करते हैं। कुछ सीरियस पैथोलॉजीज है, सम नर्व कंप्रेशन होता है, नहीं तो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स होता है, इसी कंडीशन पे सभी हम बस्ती बोल के वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमा थेरापी भी हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों साथ साथ एक्सटर्नल थेरापी भी होता है, उसी के साथ साथ बस्ती थेरापी भी साथ साथ दे के ऐसा सीरियस कंडीशंस पे भी हम मैनेज करते हैं। तो जैसे दोनों ही हीटिंग थेरेपीज दोनों में जैसे आपने भी कहा हीटिंग थेरेपी का इस्तेमाल होता है, सेम विद फिजियोथेरेपी में भी टेक्निक होती है। Yes. तो इन दोनों में फ़र्क क्या समझे हम? तो हमारा हीटिंग थेरापी डिफरेंट टाइप्स होता है। एक तो धारा होता है, काढ़ा बना के, और हर्बल मेडिसिन का काढ़ा बना के वो गरम लुकवम बॉडी के ऊपर डाल के हीट कराते हैं, एक मेथड है। ऐसे ही हीटेड ऑयल से हम गरम कराते हैं। ऐसे ही पोटली बना के, पोटली तो अराउंड 50 वेराइटीज़ का पोटली होता है। तो हर्बल पोटली होता है, धान्य का पोटली होता है, बालू रेत का पोटली होता है, राइस पेस्ट का पोटली होता है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये पोटली और हीटिंग मेथड आल्सो चेंजेस। तो इस तरह से सवाल ले डिफरेंट लेते रहता हैं, है। कॉलर इंतजार कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका इस्तकबाल है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, आप लाइन पे हैं? जी, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अजीत है। जी, आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 71 साल है, 71 ईयर। 71, ओके। आप अपना सवाल पूछिए। आपका क्या सवाल है? इंदौर से बोल रहा हूँ जी, प्रदीप। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे मैक्सुलर डिस्ट्रॉफी, इसकी कोई दवा है क्या? जी, किस चीज़ की? मैक्सुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात ओके, कर रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डॉक्टर रामन, ओके, हाँ, मूर्ति साहब आप बताना चाहेंगे? ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका दवा से, क्योंकि आपको पता सीपी के वैल्यू बढ़ जाती है। अभी इसको भी कई ऐसे वैरायटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने मसल्स को टोन बना, एंड्योरेंस एक्सरसाइज बोलते हैं इस पे। मसल्स को इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि आप जल्दी थक जाते हो। क्योंकि थकोगे तो फिर फाइनली क्या है, एंड ऑफ द डे वो रेस्पिरेटरी मसल जहाँ पे अटैक हुआ फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपके जो एक्सरसाइज पैटर्न, उसको आप एंड्योरेंस पैटर्न पे लो रेसिस्टेंस के साथ, हल्का ताकत के साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। जहाँ थक जाओगे वहाँ आराम से बैठ जाइए, जहाँ थकान मिट गया फिर आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करिएगा एंड एक्सरसाइज करिएगा। इसके अंदर कुछ मेडिकेशन की अगर बात करें डॉक्टर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कई कारण होते हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है किस कारण से हो रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये ब्रॉडली यहाँ पे बताना कि क्या ट्रीटमेंट है, बेसिकली डॉक्टर को ही, अपने एक्सपर्ट को ही बात करके जो है कोई भी आगे हेरिडिटरी जी कई जगह होता है, हेरिडिटरी होता है, बच्चों में हो सकता है, बूढ़ों में किसी नर्व के कारण हो सकता है, कई कीटाणु होते हैं उसके कारण भी होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो जब से ज़्यादा ज़रूरी है डायग्नोस करना कि रीज़न क्या है इसके पीछे,
और तभी उसको उसका ट्रीटमेंट एंड इन्होंने बताया एज 71 तो पे होता ही मस्कुलर नहीं। डिस्ट्रोफी वेरी अनकॉमन टू हैव बच्चों का कम चांसेस है कि Right. मस्कुलर डिस्ट्रोफी 71 अच्छा ओके एक्चुअली मसल रिलेटेड, जहाँ रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हुआ ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, तो 71 इयर्स इट्स नॉट टू बी। मे बी द डायग्नोसिस मे बी समथिंग एल्स। हाँ, मैं डॉक्टर शर्मा के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने जो पूछा डिफरेंस बिटवीन पंचकर्मा एंड फिजियोथेरेपी, यस, पंचकर्मा में क्या है, ये लोग हीट थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम हीट थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। अब जब हीट थेरेपी की हम बात करें, हीट थेरेपी सुपरफिशियली होती है, वो डेप्थ के लिए देन वी गो टू द इलेक्ट्रोथेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मैं आप आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कॉलर है जुड़ना चाहते हैं। हेलो Hello. जी, आपका इस्तकबाल Yeah, है। my name is Pawan Sharma. I am speaking from Delhi. यस I have a question, because I was hearing your program. Generally, आप physiotherapists जो भी exercises for say spondylitis या muscular strengthening after proper diagnosis, तो जब फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर से 10 days के लिए बोलते हैं, है ना? तो how long we have to continue these exercises? नाइस क्वेश्चन। बिकॉज जनरली डॉक्टर रेफर की 10 दिन की कर लीजिए या 7 दिन के लिए, डॉक्टर तो रेफर करेगा ना ऑर्थोपेडिक फिजियो को, Right. फिजियो विल राइट से फॉर 7 days, और जो आपको आराम नहीं आया जी तो हाउ लॉन्ग वन कैन कंज्यूम We'll give the ऑन पेमेंट बेसिस, start from ओके ये ओके देखना है कि हाउ लॉन्ग वी कैन कंटिन्यू एंड वी शुड कंटिन्यू डूइंग इट ऑन आवर ओन, then after learning it without supervision, say for spondylitis or for back pain, which is a very common problem with the ladies. जी, आपका सवाल हमें समझ आ गया है। जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा Thank सवाल you. आपने पूछा। थैंक यू सो Thank you. मच। This is a very common problem of Yes, all yes, ages. yes. That's why I thought Exactly. कि कब तक हम be dependent on the doctor, Right. कैल्शियम खाना उसके साथ, दवाई करना, ये जरूर पूछिएगा। जी Thank बिल्कुल। you. तो 1 बाय 1 मैं आप सभी की इसमें छोटी छोटी सलाह लेना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने ड्यूरेशन बताई, तो उस हिसाब से आप क्या किस हिसाब से रिकमेंड करते हैं? हाँ, दिस इज़ अ वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जैसे जो अगर तो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है या जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिनमें हम लोग एक्सरसाइजेज बताते हैं, चाहे बैक पेन के लिए हो या नी पेन के लिए है, तो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं एंड एक्सरसाइजेज सीखते हैं, कुछ दिन करते हैं। जी तो मेरी तो राय ये होगी कि जब कोई चीज़ एक क्रॉनिक चीज़ है, जिस ओल्ड एज प्रॉब्लम है या कार्टिलेज का इशू है, जिसमें कि लंबा ट्रीटमेंट चलना है, एक्सरसाइजेज लंबे समय तक करनी है, तो मेरा तो ये कहना होगा कि वो सीख लें वहाँ पे कुछ दिन जाकर। ओके एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए पेशेंट को कि वो अब एक्सरसाइजेज कंटिन्यू कर सकेंगे घर में, तो फिर वो दे कैन कंटिन्यू ऑन देयर कंटिन्यू ओन आगे एट कर होम। सकते हैं। हाँ डॉक्टर मूर्ति, आप क्या इसमें कहेंगे, क्या ड्यूरेशन? रियली ये जो क्वेश्चन है एक कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ क्योंकि अब देखिए वही सेम बैक पेन या नेक पेन या नी पेन 2 दिन में भी ट्रीटमेंट जी, ठीक हो जाए, जी। क्योंकि अगर मान लीजिए डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ पेन, हाँ तो यहाँ पे आप टाइमिंग कोई ऐसा नहीं है। आपको अगर पेन रिलीव हो गया, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वो आप एक्सरसाइज सीख लीजिएगा, उसको आप कंटिन्यू करिए, जी। स्ट्रेंथनिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, जो एक्सरसाइज आपका रिकमेंडेड कर रहे हैं थेरेपिस्ट एंड आपके जो डॉक्टर्स, तो इसको आप सीख के आप घर पे करिएगा। इसमें इट्स नॉट ए मैंडेटरी आप 1 महीना करना, 10 दिन करना। आप इस पे तो बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये जो बैक पेन है वुमेंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, खास करके जो बियॉन्ड 50 ईयर्स और 55 ईयर्स में ऑलमोस्ट 50% ऑफ वुमेन कम टू आवर ओपीडी जिसमें ये शिकायत होती है कि कमर में दर्द है, लंबे समय तक कमर में दर्द रहता है, कभी कभी कमर में दर्द बढ़ जाता है, पैरों में चले जाता है। तो अगर इसको सही तरह से मैं डिस्क्राइब करूँ तो दोनों चीज़ें, एक तो उम्र बढ़ रही है और उसके साथ में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं जी। वुमेन में, उसके कारण भी इसका इफेक्ट होता है, हो सकता है। मांसपेशियों पर, कमर में दर्द होता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा मैडम ने कि कितने दिन तक हमें एक्सरसाइज करना और कितने दिन तक हमें दवाई खाना है। दवाइयाँ दर्द के लिए दी गई हैं और ये एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी आपके मांसपेशियाँ उम्र के साथ, आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ जो कमज़ोर हो रही थी उसके लिए दी गई हैं।
तो ये तो जो हार्मोनल चेंजेस है वो खत्म नहीं होता, आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार सीख लीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए ताकि ये स्ट्रेंथ बना रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम अब समय का पता ही नहीं चला कैसे खत्म होने को आ रहा है, तो एक छोटा छोटा मैसेज हम आप सभी से लेना चाहेंगे, एक वन लाइनर मैसेज। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आप क्या कहेंगे? कोई भी बीमारी हो, कोई भी कंडीशन हो, बैक पेन होगा, नहीं तो पैरालिसिस होगा, नहीं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो, पेशेंट को उसका बेनिफिट मिलना है, ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलना है। सो इंक्लूसिव थेरापीज, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट पथीज, डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ वो करना अच्छी तरह से विद एक्सपर्ट ओपिनियन से इंटीग्रेशन करके ट्रीटमेंट करना अच्छा है। इससे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहुल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस 2 लाइन में इतना कहना चाहूँगा कि खूब हेल्दी डाइट लीजिए, खूब एक्सरसाइजेस करिए, तो ना तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी ना फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बोला, मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा। एक तो फर्स्ट, हम तो अर्बन एरिया में सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा, पीएच प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वहाँ पे विलेज में कोई ये सर्विस नहीं मिलता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फिजियोथेरेपी सर्विस दिया जाए ताकि वहाँ विलेजर्स इसको फ़ायदा उठाएं। दूसरा, जैसे स्कूल में बच्चों में बहुत स्पोर्ट्स रिलेटेड, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी होना चाहिए। दूसरा, सर ने जो बोला, सही डाइट लीजिए, फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली आप हेल्दी लाइफ के लिए इवन आप ड्रिंक एनफ अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत जरूरी है, जली जीवन है। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर शंकर आप क्या कहेंगे? मैं भी 2 ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सबने सब कुछ बोल दिया है। जब भी बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उस समय अननेसेसरी फिजियोथेरेपी नहीं करें, उस समय आप रेस्ट करने की कोशिश करें, दवाइयों से उसको आराम दें और उसके बाद उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लोग जब बहुत दर्द होता है उस समय फिजियोथेरेपी करके उसको और वर्सन कर देते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि वॉकिंग इज़ अ बेस्ट फिजियोथेरेपी, कीप वॉकिंग। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और फिजियोथेरेपी पे हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। इसके साथ अपने मेज़बान आदित्य कुमार और रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।